लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है। राहुल गांधी के माइक को बंद करने के आरोप पर यह हंगामा हो रहा है, जिस पर ओम बिरला ने कहा, स्पीकर ने कहा, उन्होंने कहा कि स्पीकर के पास माइक का कंट्रोल नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया कि दरअसल राहुल गांधी का माइक बंद किया गया, जिसके बाद अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि देखिए स्पीकर के पास माइक का कंट्रोल नहीं है। तो ये कहना साफ तौर पर गलत है कि स्पीकर ने जानबूझकर माइक को बंद कर दिया। हालांकि आरोप विपक्ष की तरफ से जब से लगाया जा रहा है, उसके बाद से लगातार हंगामा जारी है। तो लोकसभा में विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है और सीधे लिए चलते हैं संसद भवन। मेरे सहयोगी यतेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, ये आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया जब वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे। क्या ओम बिरला की तरफ से कहा जा रहा है जिस तरीके से कि हमारे पास इसका कंट्रोल नहीं होता है? देखिए, बिल्कुल विपक्ष का आरोप है कि जब फ्राइडे को जो लास्ट शुक्रवार था, उसमें जब विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया, उनकी आवाज बंद कर दी गई, जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया, काफी हंगामा किया। और आज सुबह भी जैसे ही सेशन शुरू हुआ, सारा अपोजिशन एकजुट होकर मकर द्वार पर लगातार प्रदर्शन किया, जहां सरकार पर हमले किए, वहीं राहुल गांधी के माइक करने का आरोप एक बार फिर से लगाया। और जब सदन चला तो स्पीकर ने साफ किया, एक तरह से पलटवार के तौर पर भी देखा जा रहा है कि साफ किया कि जो माइक कंट्रोल है, स्पीकर ने कहा कि माइक कंट्रोल उनके पास नहीं होता है, उनका काम केवल जो आसन का काम होता है वो केवल व्यवस्था देना होता है, व्यवस्था के अंतर्गत ही ये सब किया जाता है, वो माइक कंट्रोल नहीं करते हैं। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद है, वो गलत आरोप है, ये स्पीकर की तरफ से कहा गया। और साफ तौर पर ये मैसेज भी दिया गया कि इस तरह की राजनीति विपक्ष ना करे। जो स्पीकर यानी कि आसन को भी वो अपने आरोपों के घेरे में ले रहे हैं, वो द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, इसमें माफ कीजिए क्योंकि मैं दक्षिण से आता हूं, ये इन शब्दों से मैं ज्यादा वाकुफ नहीं। We can have half an hour discussion on this if you want. Pardon? We can have half an hour discussion on this. कि द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी क्या है? नहीं, वो तो द्विवेदी बोले तो दो वेद पढ़े सो पंडित है, उसीलिए द्विवेदी बोलते हैं। हाँ, त्रिवेदी 3 वेद पढ़े, अब एक चतुर्वेदी बचा, वो 4था वेद पढ़े सो जो आएंगे वो देखेंगे। तो ये जो है उन्होंने तो खूब तारीफ की और ये तारीफ की फूल बांधने में बहुत माहिर है और वो उर्दू के बहुत बड़े प्यारे हैं, लेकिन उतने ही उन लोगों से नफरत भी बहुत करते हैं क्योंकि आरएसएस का थोड़ा बैकग्राउंड उनको नहीं है। लेकिन इधर जब बीजेपी में आए तब से वो जरा आरएसएस की बहुत तारीफ करते रहते हैं मोदी साहब की। मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें, यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। माननीय श्री राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा, श्री अनुराग ठाकुर जी, मैंने उनको बुला लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, आपको पर्याप्त मौका दिया, अब अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। एक सेकंड सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं, तो ऐसे करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना, मैं निर्णय करूंगा। राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा या बीएससी करेगी। ओके, अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नोटिस दे दें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में संवेद लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 27 जून 2024 को एक साथ संवेद संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस 18वीं लोकसभा में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सर्वप्रथम मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मेरी पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय स्पीकर महोदय, आप एक बार फिर निर्वाचित होकर हमारे सदन के स्पीकर बने हैं। मुद्दा बना, बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया। उनके कई नेताओं ने तो यहां तक कहा कि दूसरे सदन में बहुत से नेताओं ने ये भी कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी, और उन्होंने बार बार ये बातें कही। और यहां तक कि शुरुआत में 2014 में तो भागवत जी, जो इस सदन के सदस्य नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप निकाल दीजिए। एक सेकंड। माननीय खड़गे जी, मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि प्रतिपक्ष के सम्मानित नेता के अलावा भी आपका बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। आपने जो अभी कहा कि नाम भी ले दिया और कहा कि नाम मत लीजिए, विड्रॉ करता हूं। नहीं, विड्रॉ करता हूं। I think it calls for regret. I express my regret that such an observation has been. ये जनादेश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए है। ये जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। यह जनादेश विपक्ष के भय, भ्रम और भ्रष्टाचारी राजनीति पर तमाचा है। यह जनादेश मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय पर समाज की मोहर है। यह जनादेश देश को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति चलेगी, इस पर मोहर है। यह जनादेश संविधान विरोधियों को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बिठाने के लिए जनादेश है। यह जनादेश भारत की सेना, सरहद और सनातन की सुरक्षा का है। यह जनादेश ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और मैं ही नहीं, अब तो दुनिया भर के अनेकों देशों ने सर्वोच्च सम्मान अपने देश का किसी को दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री और देश के लोकप्रिय नेता मोदी जी को दिया है। मोदी जी कैसे नेता जिनको यूएस कांग्रेस में एक बार नहीं 2-2 बार अपनी बात रखने का अवसर मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी अनेकों बातें, लेकिन ऐसे ही कोई मोदी नहीं बन जाता। इसके लिए तपना पड़ता है, खपना पड़ता है, जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और मोदी जी ने तो अपने जीवन का हर क्षण, हर पल देश के लिए जिया है। मां भारती करना पड़ेगा। सभापति जी, इस सत्र की एक खूबी यह है कि जनादेश के डर से सत्ता दल के लोग संविधान का जप कर रहे हैं, पर ऐसे लोग भी जिनको संसद में जय संविधान नारे पर भी आपत्ति है, जय संविधान के नारे पे भी आपत्ति है, ऐसे लोग भी सदन में हैं, ऐसी पार्टी भी सदन में है। इसीलिए आपको इसीलिए ये संविधान की रक्षा का मसला अभी भी कायम है। भारत की जनता ने इसकी असली मंशा, सोच और इरादों को देख परख लिया है। इसीलिए संविधान माथे पर लगाने से काम नहीं चलेगा। संविधान माथे पर लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके मूल्यों पर आपको चल कर दिखाना होगा और तभी ये कुछ आपको कर सकते हैं। सर, सभापति जी, बीते एक दशक में संसदीय संस्थाओं, परंपराओं को लगातार कमजोर किया गया है, विपक्ष को नजरअंदाज किया गया है। पार्लियामेंट में हमें अपनी बातें रखने के लिए लगातार
संघर्ष करना पड़ा, इसीलिए क्योंकि इनकी सोच में ऐसी संसद थी जिसमें कोई विपक्ष न हो। सोच होती तो 17वीं लोकसभा में पहली बार डिप्टी स्पीकर का पद खाली नहीं होता था। और आज और डेमोक्रेसी की बात करते हो, डेमोक्रेसी से बात करने वाले एक कानूनन संविधान में प्रोविजन है, जैसा कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, लेकिन आपने 5 साल तक वो पोस्ट को खाली रखा। ये क्या डेमोक्रेटिक तरीका है? क्या ये संविधान के तहत आप चल रहे हो? और कहते तो बाहर ये है। तो पहली बात कही, वो ये कहा कि देश के गरीब का थाली खाली नहीं रहनी चाहिए, उसका पेट खाली नहीं रहना चाहिए, उसके लिए अन्न की व्यवस्था करनी है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आए और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, तो मोदी सरकार ने दिया है और आज वो देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। उस समय दुनिया भर में जो डिलीवरी मैकेनिज्म था वो रुक गया था, लेकिन उसके बावजूद हमने देश के हर कोने तक अनाज पहुंचाया। वो बात अलग है, कुछ राज्यों में अपनी मोहर लगाकर लोगों ने वो सब काम किया। मैं एक और कहना चाहता हूं, कोविड के समय बहुत जरूरी था, प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी जहान भी, और जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। जो पहले हमारे देश में होता था कि 40-40 साल दुनिया भर से वैक्सीन आती थी, इंपोर्ट करने में पुरानी सरकारें लगी रहती थी। आत्मनिर्भर भारत ये केवल सोच ही नहीं, ये केवल संकल्प नहीं, उसको सच करके दिखाया। भारत ने अपनी 2-2 वैक्सीन को बनाया और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई। आज इस सदन में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो भारत की बनी वैक्सीन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे और कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भारत के लोगों ने वैक्सीन तो लगाई। में अहंकारी नारों को जगह नहीं है। और राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज समेत 15 महान विभूतियों की मूर्तियां अपनी जगह से हटाकर पीछे कोने में रखा दिया। लाखों लोग आकर वहां श्रद्धांजलि अर्पण करते थे, लेकिन आप डर कर वहां पर प्रोटेस्ट होते हैं, इसीलिए वहां हटाओ, पीछे ढको। और किसकी मूर्ति? जो आजादी दिलाए महात्मा गांधी, जो संविधान बनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति महाराज, ऐसे लोगों को आप पीछे हटा के कोई देखना नहीं, ऐसा करते हो। और उसके लिए लड़ाई हमने लड़ी। सर, मैं अभी स्टूडेंट्स था, उस वक्त हमने इस बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को बिठाने के लिए हम लड़े। एक सेकंड प्लीज माननीय सदस्यगण, एक सेकंड प्लीज बैठिए। प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर टेक योर सीट। प्रतिपक्ष के नेताजी सुनिए, देश के जयराम रमेश, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू? नो, प्लीज नो। Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record. अब आप देखिए, एक माननीय सदस्य कहता है चेयरमैन को, ये कोई तरीका है? कल्पना कर सकते हो? LOP नंबर 1, leader of the opposition, a very senior politician, yielded to see what the chairman has to say, and his members are up on the seat. कहाँ जा रहे हैं? Please take your seat, honorable members. मैंने
Shakti Singh, I may have, With a great pain I am saying. I may have, Prime Minister is speaking. I may have to name you. I may have to name you. Your senior leaders are present here. LOP in his wisdom has yielded as to what the chairman has said. You don't allow chairman to say? What kind of anarchy you are engaging? Honorable members, I had the privilege, I had the distinguished honor at the invitation, listen to it, at the invitation of the Speaker Lok Sabha to inaugurate Prerna Sthal. I was there. I saw the location. I saw the situation. I would urge the honorable members, before making a comment, spare time to go there, find out its situation, location. How advantageous it is, how well it has been done, and for the first time, in a methodical manner, in our cultural fashion, bringing our civilization to the fore. This has been done. Criticism for the sake of criticism can never be constructive. Let us keep away from it. You are a very senior man, sir. Please. You are sitting on your seat and still speaking, Shakti Singh. Perhaps you need some kind of learning from your senior leaders. Don't disturb the LOP when again. May I request the LOP to control his people first? Please go ahead. Sir, they are under your control. Under my control. Outside, they are in my control. I am glad they are under my control. I'll ensure it. I am grateful. और ये पहली बार हो रहा है बहुत अच्छा कि आप मुझे एड्रेस कर रहे हो. I think others will also follow. साहब मेरा पैर दर्द दे रहा है. प्रधानमंत्री जी ने सर वो इस जगह पे थे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट के सामने रखना ये एक 1963-64 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था. अब उस वक्त हमारे जो पंजाब के स्पीकर थे सरदार जी हुकुम सिंह जी, सरदार हुकुम सिंह, हमने गुलबर्गा जब उन्होंने आए थे तब 2000-3000 लोग मिलके घेराव करके उनको कहा था कि साहब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति वहां पर लगाना जरूरी है, ताकि उन्होंने संविधान बनाकर इस देश को दिया और समानता के दृष्टि से, सामाजिक न्याय के दृष्टि से उन्होंने काम किया. आप तब भी घेराव करते थे? नहीं सुनिए, तब हमको 8-8 दिन की सजा हो गई. अभी वहां उस वक्त इन्हों नहीं थे उस वक्त, तो 8-8 दिन की सजा हो गई और 12 बलूते की जो डिमांड थी वो उसी में थी. सर ऐसे ऐसे काम हम लोग बचपन में स्टूडेंट लाइफ में लड़के संघर्ष करके वो काम करवाने लगाए थे, आपने किया था, लेकिन अब ले जाके पीछे रख दिए. और 14 अप्रैल को हजारों लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं. एक दरवाजे से आते हैं, दूसरे दरवाजे से उधर चले. अब आपने लगाया मेरे चैम्बर के सामने, मैं रोज उठकर उनका दर्शन तो घर में लेता ही हूं, लेकिन आप वो सब मूर्तियां लाकर मेरे पास रख दिए, पूरे मेरे गेट के सामने रख दिए. तो ये साहब मैं आपसे अपील करता हूं, अरे बैठो भाई, चुप बैठो, चुप बैठो. क्या ये दही दूध LOP is on his legs. Keep calm. Keep calm. सर, तो आपको मैं अपील करता हूं कि वो जो गांधी जी की स्टैचू थी, बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू थी, शिवाजी की स्टैचू थी, जिस जगह थे उस जगह आप रखिए, उससे कोई नुकसान नहीं होना. ये मैं आपसे अपील बार बार अपील करूंगा. और ये मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, उनको इंसल्ट मत करो और अपमान मत करो. अगर वो अपमान करेंगे
तो 50 करोड़ एससी, एसटी, दलित, वंचित और आदिवासियों का अपमान होगा, तो देश का अपमान होगा, संविधान का अपमान होगा। तो आप तो वकील हो, अच्छे नेता हो, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो आप वहां पर रखिए। और सर मैं छोटा सा सर नहीं, ये देखिए साहब, ये तो उसको बिठाने के लिए, चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ये सब जो फोटो लगते हैं उसके लिए एक कमेटी होती है, और वो कमेटी में अपोजिशन लीडर भी होता है, दूसरे मेंबर्स होते हैं, आप होते हैं और स्पीकर होते हैं। और किस जगह पे बिठाना, कैसे बिठाना, वो मीटिंग करने के बाद होता है। ये मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, ये अथॉरिटियन रूल के जैसा कहीं भी लिटाओ, कहीं भी उठाओ, कहीं भी बिठाओ। सर ऑनरेबल मिनिस्टर, वन सेकंड, इट हैपेंड, यू डोंट हैव टू डिसाइड, आई डिसाइड। हर व्यक्ति के पास आधार है, बैंक खाता है, मोबाइल का कनेक्शन है और दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट कनेक्शन और डेटा प्लान अगर कहीं है तो आज हमारे भारत में भी है। आज यही नहीं, जैम पोर्टल पर आज छोटे से छोटा व्यापारी भी अपना सामान बेच सकता है, और मात्र 5-6 वर्षों में माननीय सभापति जी, जो कुछ हजार करोड़ से लेकर कई लाख करोड़ तक की खरीद आज जैम पोर्टल पर पूरी पारदर्शिता के साथ होती है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये भी हुई। किसानों के लिए ई-नाम की सुविधा दी, फास्टैग हमने अपने जो टोल हैं उसके लिए बनाया। पहले 743 सेकंड लगते थे टोल पार करने के लिए, आज मात्र 43 सेकंड में ही आप पार कर जाते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग यहाँ पर हुआ है। जहाँ तक मैं इजी क्रेडिट की बात करता हूँ तो मुद्रा योजना एक ऐसी है जहाँ लगभग सर किरण जी टेक योर सीट। Honorable members, when there is a debate in the house, the debate has to be lively. The debate has to be involved. Leader of the opposition is making remarkably a good speech. If there is an intervention required, one second, you don't have to decide. I am the judge of it. Come on, come on.